आई एम अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, एंड हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल आवर चैप्टर नंबर 12 और हम चैप्टर नंबर 13 भी शुरू कर चुके हैं। और हमारा ये वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। हमने हमारी पिछली क्लास में देखा कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का जेनेसिस क्या है, कैसे वो भारत में शुरू होती हैं। तो हमने जाना कि मिलिटेंट नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और उससे वन स्टेप अहेड जाएंगे। ये अपनी उस वक्त की लीडरशिप से भी बड़े ही अनसेटिस्फाइड होंगे, डिसइल्यूजन होंगे, इसीलिए वो खुद का एक ब्रिगेड बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम देखते हैं कि भारत भर में स्प्रंग हो जाएंगी सीक्रेट सोसाइटीज़, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। वो अपने वीकलीज चलाएंगे, अपनी पब्लिकेशंस के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भर भर कर सामने आएंगी। हमने इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम देखे। हमने देखा कि अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, मित्र मेला जैसे कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी। मोहिजबान वतन जो कि अजीत सिंह के जरिए शुरू किया जाएगा लाहौर में, और बहुत सी अलग ऑर्गेनाइजेशंस। आज की हमारी क्लास में हम हमारी इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को और जानने की कोशिश करेंगे और हम मूव करेंगे अब्रॉड, भारत के बाहर, जो भारत के लोगों के जरिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलाई जाएंगी इन ऑर्डर टू गेट द स्वतंत्रता, द आज़ादी फॉर आवर बिलवेड नेशन। सो लेट्स गो अहेड। आज का हमारा फोकस होगा स्पेसिफिकली अब्रॉड पर। हम देखते हैं एक नीड होगी फॉर शेल्टर, एक पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश की जाएगी टू ब्रिंगिंग आउट रेवोल्यूशनरी लिटरेचर जो लिखा जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में। और इनका एक एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि हम देखते हैं कि भारत में जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रेस एक्ट लगाए जाएंगे ताकि जो लिखा जा रहा है उन्हें दबाया जा सके। हमने देखा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगाया जाएगा और बहुत से अलग ऐसे लेजिस्लेशन लाए जाएंगे जिसके जरिए भारत में इतनी आज़ादाना तौर पर नहीं लिखा जा पाएगा, उन्हें सेंसर कर दिया जाएगा। और इन एक्ट से बचने के लिए हम देखते हैं कि इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो होंगे वो अब्रॉड में इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसे कर्ब करने वाली पॉलिसीज नहीं होंगी। वहां पर वो आज़ादाना तौर पर लिख पाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी रेगुलेशन टू सप्रेस देम। सो ये हम देखते हैं कि अब्रॉड में बहुत आगे बढ़ता है। हम देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट जो श्याम जी कृष्ण वर्मा होंगे, ये एक इंडिया हाउस करके एक तरीके का हॉस्टल होगा, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि वो शुरू करेंगे, और ये होगा इंग्लैंड में, लंदन में। ठीक है। और जैसे कि हमने देखा कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ग्रुप का एक पब्लिकेशन भी होगा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो जर्नल होगा वो कहलाएगा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ओके। जो अगर हम इंडिया हाउस की बात करें तो ये एक सेंटर होगा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर उन्हें स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए लाया जाएगा उन रेडिकल यूथ को जिनमें वो जज्बा पाया जाएगा कि वो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, और यहाँ पर उन्हें लाकर एक तरीके से उन्हें आइडियोलॉजिकली ट्रेन किया जाएगा, चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ जो उनका जर्नल होगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रेट रेवोल्यूशनरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सावरकर और हरदयाल, सो वो भी इसी ग्रुप के हिस्सेदार थे। वो इंडिया हाउस के मेंबर्स रह चुके हैं। मदन लाल ढींगरा जो होंगे ये असैसिनेट करेंगे इंडिया ऑफिस के ब्यूरोक्रेट को जिनका नाम होगा कर्जन वाइली 1909 में। ये असैसिनेशन किया जाएगा उनके जरिए। और सून हम देखते हैं कुछ वक्त में ही जो लंदन है वो बहुत डेंजरस बन जाएगा हमारे रेवोल्यूशनरीज के लिए, क्योंकि एक वक्त पर एक बहुत ही हॉटस्पॉट होगा लंदन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंग्लैंड का सेंटर भी होगा, सो यहाँ पर एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी। लेकिन कुछ वक्त बाद ये बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारे रेवोल्यूशनरीज के लिए वहाँ पर रहना, और स्लोली स्लोली वो मूव आउट करते जाएंगे अलग अलग हिस्सों में। वो कुछ यूरोप की तरफ जाएंगे, कुछ अमेरिका के अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे, और लंदन जो है वो सेंटर उतना नहीं रह जाएगा कुछ वक्त बाद। और जो नए सेंटर्स एमर्ज होंगे, फॉर एग्जांपल फ्रांस का पेरिस या फिर जेनोवा,
यहाँ पर अगर हम बात करें इन दो सेंटर्स की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगी द वेरी ब्रेव लेडी जिनका नाम होगा मैडम भीकाजी कामा। ये ऑपरेट करेंगी इन एक्टिविटीज़ को, साथ ही साथ यहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जब हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो भारत से निकलकर दुनिया भर में जा रही हैं। सो देखते देखते इनका जो एक तरीके से लोगों से इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता जाएगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाएंगे, और अलग अलग जो डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज है दुनिया के अलग मुल्क के भी, वो भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे। मैडम भीकाजी कामा आर्म्स एंड एम्यूनेशन भारत भेजने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। वो एम्यूनेशन के सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से करेंगी। इवन एक हम कुछ मोमेंट पर देखते हैं कि क्रिसमस के टाइम पर टॉयज के साथ, टॉयज के अंदर खिलौनों के साथ बहुत से आर्म्स एंड एम्यूनेशन भारत भेजे जाएंगे हमारे रेवोल्यूशनरी जो लीडर्स होंगे, जो हमारे एक्टिविस्ट होंगे, उन्हें आर्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं गदर पार्टी की, जिसकी हमने एक पासिंग रेफरेंस देखा था हमारी पिछली क्लास में। तो क्या था गदर पार्टी? गदर पार्टी जो था एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था अराउंड अ वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम भी सेम ही था, द गदर। ठीक है, गदर मीन्स क्या होता है? गदर एक्चुअली मीन्स टू रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, आवाज उठाना, विद्रोह करना। सिमिलरली गदर की मीनिंग उस सेंस में आती है। ठीक है, अब गदर पार्टी जो थी इसका जो हेडक्वार्टर था ये था अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रान में इनका हेडक्वार्टर था। साथ ही साथ इनकी जो ब्रांचेस थी वो यूनाइटेड स्टेट के साहिली इलाकों पर, यूएस कोस्ट पर दूर दूर तक ईस्ट तक फैली हुई थी। अब ये तो हो गई गदर पार्टी की बात, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो गदर से पहले के वक्त भी चल रही थी दुनिया भर में। अगर हम बात करें प्री गदर रेवोल्यूशनरीज की, ठीक है, सो ये चलाई जाएंगी रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, ठीक है, सोहन सिंह और लाला हरदयाल के जरिए। अर्लियर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम होगा स्वदेश सेवक होम, जो कि होगी कनाडा में, वैंकूवर में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सिएटल में एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम होगा यूनाइटेड इंडिया हाउस। ये सब है प्री गदर। हम बात कर रहे हैं गदर पार्टी की फॉर्मेशन से पहले जो अलग अलग एरियाज में लोगों के जरिए काम किया जा रहा था। हम देखते हैं जो गदर प्रोग्राम होगा इनका मेन काम क्या होगा? ये ऑर्गेनाइज करेंगे असैसिनेशंस, ठीक है, ऑफ ऑफिशियल्स, साथ ही साथ पब्लिश रेवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपेरियलिस्ट लिटरेचर। ये ऐसी चीजें अपनी वीकली द गदर के साथ लिखना चाहेंगे जिससे जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो अवाम है, उनमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ पाए, उन्हें वो इंस्पायर करना चाहेंगे। साथ ही साथ वो एंटी इंपेरियलिस्ट लिखेंगे, यानी रूलर्स के खिलाफ, इंपेरियलिज्म के खिलाफ लिखेंगे। साथ ही साथ वो वर्क करेंगे अमंग जो इंडियन ट्रूप्स है, हमारे जो भारतीय सेनानी है जो दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अब्रॉड में स्टेशन है, वो उन्हें भी अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि वो प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। साथ ही साथ वो उनका स्पेसिफिक वो चाहेंगे कि जो ब्रिटिश की कॉलोनीज है दुनिया भर में, जैसे हम हैं इंडियंस, उनकी कॉलोनी थे एट दैट टाइम, ऐसे ही उनकी बहुत सी कॉलोनीज थी दुनिया भर में, वो उन सभी कॉलोनीज में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, रिवोल्ट बढ़वाने की कोशिश करेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं गदर पार्टी के मेन वर्क्स की, कि वो किन चीजों की तरफ काम करते थे। गदर पार्टी जो था इनका जो प्लान था वो टू इनकरेज बाय टू इवेंट्स। अगर हम देखेंगे क्या बहुत दो ऐसी चीजें हुई जो गदर पार्टी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। सो हम देखते हैं कि दो इवेंट्स जो होंगे 1914 में। एक तो होगा द वेरी फेमस कोमागाता मारू इंसिडेंट जो हम स्पेसिफिकली डील करेंगे, और ऑफ कोर्स सेकंड वी ऑल नो दैट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि शुरू होगी 1914 में और लास्ट करेगी 1917 तक। तो ये जो टाइम पीरियड होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो दुनिया के हर अलग अलग एरिया में इसके इफेक्ट कम ज्यादा नजर आएंगे। और चूंकि ब्रिटेन बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होगा और हम एक ब्रिटिश कॉलोनी होंगे एट दैट टाइम, सो इंडिया में इसके असरात बहुत देखने को मिलेंगे। ऐसा ही हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पर देखने मिलता है, और इंडिया उस वक्त अपनी चीजों को हासिल करने के लिए कितना स्ट्रेटेजिकली भी काम करेगा। बट दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हम लेटर ऑन डील करेंगे। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है कोमागाता मारू इंसिडेंट और ये क्या था। सो हम देखते हैं ये एक बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी इन पंजाब।
अगर हम बात करें कोमागाता मारू, ये एक्चुअली है क्या, तो ये एक था शिप, ये एक शिप का नाम है। और हम देखते हैं इस शिप में 370 पैसेंजर्स होंगे। ये पैसेंजर्स कौन है? सो ये पैसेंजर जो है सिख कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे और पंजाबी मुस्लिम्स होंगे, जो एक तरीके से वुड बी इमिग्रेंट होंगे। ये एक दूसरे देश में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर वो इमिग्रेशन हासिल करने की चाह में होंगे। अब ये इनका जो रूट है, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे होंगे सिंगापुर से वैंकूवर। दैट मीन्स वो कनाडा जाने की कोशिश कर रहे होंगे, वैंकूवर जो कि कनाडा में है। अब क्या होगा? उन्हें वापस भेज दिया जाएगा कनेडियन अथॉरिटीज के जरिए, और वो भी कितने वक्त बाद? 2 महीनों की अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम्स के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब क्यों वो वापस भेजेंगे? तो जनरली ये बिलीव किया जाता है कि जो कनेडियन अथॉरिटीज थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ऑफ कोर्स किनके ज़रिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए, और उन पर उनका दबाव था, और इस वजह से ये जो शिप होगी कोमागाता मारू, इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। हम देखते हैं ये जो शिप होगी फाइनली वापस आ जाएगी और कलकत्ता में इसे एंकर कर दिया जाएगा। कलकत्ता आकर ये रुकेगी। अब अभी कलकत्ता कब वापस आ रही है? तो वक्त है 1914 का, सितंबर का महीना है। अब जो इनमेट्स होंगे, जो शिप पर सवार लोग होंगे, वो रिफ्यूज कर जाएंगे कि हमें पंजाब जाने वाली ट्रेन में नहीं चढ़ना है, बिकॉज दे वांटेड टू गो टू कनाडा। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान हम देखते हैं जो पुलिस है वो उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें काबू में करने की कोशिश करेगी। और अब लोकेशन होगी बजबज। द एरियाज नेम इज बजबज, जो कि कलकत्ता के पास होगा, क्योंकि हम देखते हैं जो शिप है वो कलकत्ता में एंकर है। तो बजबज में पुलिस जो है ब्रुटैलिटी करेगी उस 370 लोगों के पैसेंजर शिप पर, और उसमें हम देखते हैं 22 लोगों की जान चली जाएगी। 22 पीपल आर गोइंग टू बी डेड। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे गदर के लीडर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे लॉन्च करने का एक वायलेंट अटैक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है बजबज पर पुलिस के जरिए। ऑफकोर्स पुलिस कौन है? पुलिस जो है ब्रिटिश कंट्रोल्ड पुलिस है। सो उनके कहने पर ही चीज़ें की जाती हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि गदर जो है पार्टी लॉन्च कर देगी एक वायलेंट अटैक। जो गदरिट्स है या गदराइट्स हैं, बेसिकली जो मेंबर्स हैं गदर पार्टी के, वो फिक्स करेंगे कि 21 फरवरी 1915 को एक डेट जहां पर वो करने की कोशिश करेंगे आर्म्ड रिवोल्ट, हथियार से लैस होकर वो रिवोल्ट करने की कोशिश करेंगे भारत के अलग अलग एरियाज पर। और वो एरिया कौन से होंगे? तो जो डिसाइडेड एरियाज होंगे वो होंगे फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी के गैरिसन्स। वो डिसाइड करेंगे हम यहाँ पर अटैक करेंगे और हमारा रिवोल्ट करेंगे। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इसके बारे में भनक लग जाएगी, वो बड़ा ही इमीडिएट एक्शन लेंगे इन चीज़ों पर। और हम देखते हैं कि एक और जो रूल होगा, द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, जो बहुत सी अलग अलग पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के जरिए लागू की जाएंगी, उनमें से एक ये पॉलिसी भी होगी जिसका वो इस्तेमाल करेंगे और उन्हें इमीडिएटली सप्रेस कर देंगे 1915 में ही। अपार्ट फ्रॉम द बंगाल रेवोल्यूशनरीज अगर हम बात करने की कोशिश करें, या फिर पंजाब के गैदराइट्स के अलावा अगर हम जानने की कोशिश करें कि और कौन से ऐसे ग्रेट हमारे लीडर्स थे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए काम करते हैं, तो हम बात करते हैं पैन इस्लामिस्ट की। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर दैट मीन्स शौकत अली जौहर एंड मोहम्मद अली जौहर, द सन्स ऑफ बी अम्मा। तो ये अली ब्रदर्स हम जानते हैं, मौलाना आज़ाद जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे आज़ादी के बाद, साथ ही साथ वेरी रेडिकल उर्दू पोएट हसरत मोहानी, ये सब जो है सालों तक हमारी अपनी पैन इस्लामिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी और तरीकों के जरिए इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में मदद करते रहेंगे। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे एक बर्लिन कमेटी जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बनाई जाएगी 1915 में, और ये बनाई जाएगी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के जरिए, और इनका साथ देंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और उनके बहुत से अलग साथी भी। ये बर्लिन कमेटी चाहेगी भारत को आज़ादी दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना और उन्हें ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकालना। हम देखते हैं जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज होंगे, हमने देखा कि कैसे सैन फ्रांसिस्को में, हमने देखा सियाटल में, जेनोवा, पेरिस, सिमिलरली वो यूरोप में भी भरे होंगे। ओके, आफ्टर द बर्लिन कमेटी जो कि अगेन काम करने की कोशिश करेगी जर्मन
प्लान पर, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था जिम्मे मेरिडियन प्लान। और ये रेवोल्यूशनरीज एम करेंगे कि जो इंडियन सेटलर्स हैं, हमारे जो इंडियंस हैं जो अब्रॉड सेटल हो गए हैं, उन्हें वॉलंटियर्स के तौर पर इंडिया में जो रिबेलियन हो उसमें उनकी मदद ली जाए। साथ ही साथ आर्म इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया किया जाए ताकि उन्हें लिबरेट किया जा सके उनकी कंट्री को। ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगी बर्लिन कमेटी भारत की आज़ादी के लिए। अब जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज होंगे यूरोप में, वो मिशंस भेजेंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जस्ट टू गेट मोर सपोर्ट और एड के लिए और मदद के लिए। बगदाद, पर्शिया, टर्की, काबुल, यहाँ पर मिशंस भेजे जाएंगे टू वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स एंड द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, ताकि इनके जो साथी हैं वो हमारी इंडियन ट्रूप्स में शामिल हों, हमें मदद करें और इन चीज़ों से निकलने में बेहतर तौर पर मदद करें। एक मिशन जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो होंगे, बरकतुल्ला एंड उबैदुल्ला सिंधी, ये सब जाएंगे काबुल, ठीक है। और वहाँ पर वो चाहेंगे कि ऑर्गेनाइज कर पाएँ एक प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट वहाँ के क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह के ज़रिए, पर चीज़ें इवेंचुअली उतनी सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाएंगी। एक और अब्रॉड का रीजन जहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जोर शोर में काम करेगी वो होगा सिंगापुर। और वहाँ पर एक म्यूटिनी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट नोटेबल म्यूटिनी होगी, और ये वक्त होगा फरवरी 1915 का, ठीक है, फरवरी 1915। और हमारे जो पंजाबी मुस्लिम्स होंगे, और ऑफ कोर्स म्यूटिनी है तो हम बात कर रहे हैं आर्मी की, और ये जो इन्फेंट्री होगी उसका नाम होगा 5th लाइट इन्फेंट्री, साथ ही साथ 36 सिख बटालियन। इन दोनों के जरिए जो है म्यूटिनी की जाएगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इसे बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया जाएगा, लेकिन वो बड़ी फियर्स बैटल देंगे जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि लेटर ऑन 37 पीपल जो थे, 37 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ब्रिटिशर्स के जरिए, और 41 लोगों को 41 पीपल आर गोइंग टू बी सेंटेंस टू प्रिजन फॉर लाइफ, उम्र कैद उन्हें दे दी जाती है। हम देखते हैं कि कुछ वक्त बाद जो हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसको टेम्पररी रेस्पाइट के बाद हम देखते हैं जब प्रिजनर्स जो है हमारे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के वजह से जो जेल में भर दिए गए थे ब्रिटिशर्स के जरिए, उन्हें वहाँ से आज़ाद कर दिया जाता है आफ्टर सम टाइम। और हम देखते हैं कि मॉन्टेक्स क्लेम्सफोर्ड का जो अगस्त में 1917 में स्टेटमेंट आता है, जहाँ पे वो एक वर्ड का यूज करते हैं जो कि होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के टर्म का यूज करते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं उनके स्टेटमेंट की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की उम्मीद जाग जाती है लोगों में, एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग देयर इज सम होप कि ब्रिटिशर्स कुछ कर पाए, हमारे लिए कुछ दें, हमें आज़ादी की तरफ कुछ एक स्टेप अहेड हो, हमें कुछ प्रॉब्लम से निजात मिले। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक तरीके से जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो सिमर डाउन होने लगता है और कुछ शांत होने लगता है। और उसके बाद हम तो जानते ही हैं कि जब अराइवल ऑफ महात्मा गांधी होता है ऑन इंडियन फ्रंट, जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और कैसे वो भारत भर का भ्रमण करते हैं, एंड इवेंचुअली जब उनके मास स्ट्रगल्स लोगों को अपने साथ जोड़कर नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस जैसे मूवमेंट शुरू होते हैं, सो लोगों का जो पूरा सपोर्ट है वो भरकर गांधीयन एक्टिविटीज की तरफ आ जाता है। कमिंग ऑफ गांधी ऑन द सीन की वजह से भी हम देखते हैं जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो काफी डाउनवर्ड चली जाती हैं, और सत्याग्रह और अहिंसा कंप्लीटली अपोजिट टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये आइडियोलॉजीज भारत भर में भरने लगती हैं, और हम चले जाते हैं हमारी उस लॉन्ग स्ट्रगल जो आज़ादी की है उसकी एंड की तरफ। और इवेंचुअली 1947 में हम आज़ादी हासिल कर पाते हैं इन गांधीयन एक्टिविटीज़ के फोरफ्रंट से ही ब्रिटिशर्स के ज़रिए, और हम नो लॉन्गर उनकी कॉलोनी रहते हुए एक आज़ाद देश की तरह उभरते हैं। सो ये भी एक रीज़न था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्यों कूल डाउन हो गई, सिमर डाउन हो गई। आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। हमने देख लिया हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में, भारत में भी और अब्रॉड में भी, और इवेंचुअली कैसे ही वो स्लो डाउन हो जाती हैं आफ्टर ड्यू टू वेरियस रीजंस। और इसी की तरह हम कंप्लीट कर जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13।